यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद अब कई लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहने लगे हैं। इस बात को हम दरकिनार करके अब कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात यह कि इस बार जितने पदों के लिए 2026 में नोटिफिकेशन निकला था, उतने ही पदों के लिए सिलेक्शन अंतिम रूप से तो होगा। यानी कि पेपर कितना भी मुश्किल आए हर साल, उतने ही पदों में सिलेक्शन होगा, उसी के हिसाब से मार्किंग होगी। भले कट ऑफ कम हो जाए, लेकिन उतने ही पदों में लोगों का चयन होगा जितने पद निकाले गए हैं। दूसरी बात यह आती है, क्या पूरा पेपर ही ऐसा था जिसे हल नहीं किया जा सकता था, या असली चिंता या असली चुनौती इस बात की सामने आई या इस बात ने परेशान किया कि पेपर पूछने का तरीका बदल गया है और उस तरीके के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसी बात पर हमें बात करनी होगी कि कौन कौन सी सीख है जो आपको लेनी होगी इस एग्जाम के बाद में। मैं आप सभी को एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि कई बार लड़ाइयां कई लोगों ने हारी हैं। मैं युद्ध की बात करूं, चाहे खेल की बात करूं, चाहे परीक्षा की बात करूं, लेकिन एक ही रास्ता होता है, आगे आपको मूव ऑन कैसे करना है। अगर उसी लड़ाई को फिर से लड़ना है तो क्या आप उसी तरह से लड़ेंगे या कुछ बदलाव लाएंगे, या फिर आपके पास आपका प्लान बी क्या है, आगे का क्या सोच रहे हैं। उन्हीं बातों को लेकर के 5 सबसे बड़ी सीख के साथ हम आए हैं। लेकिन सिर्फ 5 सबसे बड़ी सीख से बात बनेगी नहीं, सीख और भी हैं, वो सारी बातें भी एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले एक तरफ से शुरू करते हैं कि विषयों को जोड़कर पढ़ना ही इस बार बहुत जरूरी रहा है। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के ना इस बात में डर नहीं है, जो सीरियस एस्पिरेंट जितने भी है ना, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं मुझे कम पढ़ना पड़े ऐसा पेपर बनाओ, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं कह रहा। आप में से कोई ये सीरियस कैंडिडेट नहीं कह रहे हैं कि पेपर ऐसा आना चाहिए कि मैं 4 घंटे पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करने को हर कोई तैयार है। दिक्कत इस बात की है कि वो बस हैरान हो गए हैं। दूसरी बात यह है, आप चलिए, आपके तैयारी करने का तरीका जो भी रहा हो, आपने जहां से और जैसे तैयारी की हो, एक बेसिक बात हम लें कि तैयारी करने को लेकर के सबसे शुरुआती चरण क्या होता है। किसी ने भी तैयारी शुरू की होगी, सबसे पहले उसने क्या किया होगा या उसको क्या सलाह मिली होगी कि आप यूपीएससी का सिलेबस देखो, प्रीलिम्स का देखो, मेंस का देखो, और उसके बाद उसका पैटर्न समझो। दूसरी बात क्या कही गई होगी, पीवाईक्यू देखो, यानी कि बीते साल यूपीएससी ने क्या सवाल पूछे हैं। एक जनरल तरीका क्या यही नहीं रहा है हर एस्पिरेंट का जिसने यूपीएससी की तैयारी की है। अब जब इस तरीके को फॉलो करके कोई पढ़ाई करेगा, सिलेबस कवर करेगा, पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को देखता रहेगा, पिछले 10 साल के प्रश्नों को देखेगा, तो जिस हिसाब से वह तैयारी करेगा और यूपीएससी कुछ बदलाव लेकर आएगी और बड़े बदलाव लेकर आएगी तो हैरानी तो होगी। अब यूपीएससी दरअसल एक नई सीख ये भी दे रही है कि आप हैरान होने के लिए तैयार रहिए, हम बदलाव लगातार लाते रहेंगे। तो सबसे पहली सीख है कि अब विषयों को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कई सवाल, जैसे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, आप हर सवाल में देखें तो करंट अफेयर से किस प्रकार से लिंक करके कई सवाल पूछे गए। उसके बाद आपस में, जैसे कि आप देखें तो इकोनॉमी और तकनीकी टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के पूछ लिया, भूगोल और विदेश नीति को एक साथ मिला के पूछा जा गया, विज्ञान और रक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो उसके बाद डिफेंस को आप नहीं देखेंगे, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप आईआर का ध्यान नहीं रखेंगे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आईआर से भी अपडेट रहेंगे और उनको आपस में अप्लाइड करके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे। दूसरी बात, तथ्य अब सीधे नहीं आ रहे, घुमा फिरा के। यानी कि जो सवाल पूछे गए, मैं उन सवालों की बात नहीं कह रहा हूं जो सवाल किसी से नहीं बनते थे, क्योंकि इस पूरे यूपीएससी के सवाल में 100 सवाल में 20 सवाल से ज्यादा सवाल ऐसे थे, लगभग 20 सवाल ऐसे थे, 20 प्लस सवाल मैं कहूंगा, जिन्हें अटेम्प्ट तो कोई नहीं कर सकता है। ये वो सवाल थे जब आप, अगर पेपर का नाम सामान्य अध्ययन की जगह जब विशेष अध्ययन हो जाएगा, विशिष्ट अध्ययन हो जाएगा, तब जाके यहां तक कोई अटेम्प्ट कर पाएगा। तो सवाल अगर हम देखें तो लगभग 75 के आसपास ही थे जिन्हें अटेम्प्ट किया जा सकता था, जो डुएबल थे। और उसमें भी क्यों अटेम्प्ट किया जा सकता था, किस बेस पे, जब इस तरीके से कोई पढ़े। यानी कि अब वो परतों में छिपी हुई चीजों को पहचाने, क्या क्यों कहां वाली चीजों को समझे। एनसीईआरटी यानी कि जो हम कहते हैं नींव होती है ना, उसको मजबूत करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो सारी जानकारियां हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक से एडवांस तक, वो सब आना चाहिए। और सीधी सी बात है, अगर कोई सोचे कि बस मैराथन वीडियो देख लें या एक बार में ऐसी कुछ किताब मिल जाए जिसमें एक नंबर पेज से शुरू करें आखिरी नंबर पेज जाए काम खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद 2026 का पेपर, अब लोग आगे सबसे बड़ा जो है ना सीख के लिए क्या काम करने वाला है, जिनको 27 से 28 का या आगे का एग्जाम देना है,
उनके लिए सबसे बड़ा जो बेंचमार्क बनेगा 2026 का पेपर। यही बताएगा कि अब इस नए ढांचे से चलना है। पिछले साल के पीवाईक्यू अब अधूरे हो जाएंगे अगर आप इस बार के आए हुए सवालों को नहीं देखेंगे कि कितने स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे, कथन वाले कितने ज्यादा आ गए। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस बार इंटरलिंकिंग वाले सवाल कितने आए, करंट से कितना रिलेट करके सवाल पूछे गए, पूछने में गहराई कितनी थी, और इसके साथ ही क्या जो सवाल आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं सीधे आए या घुमा के आए। तो इसके लिए 26 वाले पेपर को अब आधार बना लीजिए। और प्रीलिम्स और मेंस की दीवार अब टूट चुकी है। आपने देखे होंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए 3-4, और उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एथिक्स भी है, पबैड भी है, पॉलिटी भी है। तो उन सारी चीजों को आपको अब जो केस स्टडी आप पढ़ते हैं अब प्रीलिम्स के बेस पे भी तैयार करना होगा। क्या ये एक ही बार आया है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आए, और हो सकता है आप भी जाए। यही बात है कि अनप्रेडिक्टेबल तो है ही। तो लेकिन फिर भी अब आपको तैयार रहना होगा। अब आपको एक चीज, क्योंकि इस पेपर को देख के लग रहा है जब आपको गहराई में आना है, आपको उसकी समझ बनानी है, सिर्फ तथ्य नहीं रखने हैं विषयों की, तो आपको मेंस के स्तर पर तैयारी करनी होगी। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस, यानी जिसने सोचा कि मैं अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर लूं मेंस बाद में हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। दोनों की साथ में तैयारी करनी होगी। जीएस पेपर 4 तक अपने आप को तैयार करके रखना होगा आने वाले प्रीलिम्स के पहले। फिर उसके बाद अनिश्चितता को देखिए स्वीकार करने की हमने जो बात कही कि वो जो स्थायी बदलाव की हम बात करते हैं वो अब इस बार दिख रहा है। वो बता रहा है कि कुछ बदलाव अब यूपीएससी करते ही रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि अगर हिस्ट्री में इस बार 20 सवाल, यानी कि पूरे सवालों का 1/5 हिस्सा हिस्ट्री से ही आ गया, और हिस्ट्री से अगर इतने ज्यादा सवाल आए तो उसमें भी मध्यकालीन भारत से एक भी नहीं आए। ये हैरान करने वाली बात है। भारत के भूगोल से इतने सारे सवाल आते थे, इस बार भारत के भूगोल से सवाल देखने को नहीं मिल रहे थे। जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्या ये आगे भी रहेगा? यही बात को पकड़ना है कि अब ट्रेंड को पकड़ के नहीं बैठना है। आमतौर पर तैयारी के दौरान देखते थे ना कि हर साल किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे थे, उससे अब आपको दूरी बनानी होगी। अब आपको यह मान के चलना होगा अगले साल शायद ज्योग्राफी से ज्यादा आ जाएं, या अगले साल साइंस एंड टेक से ज्यादा आ जाएं, या अगले साल करंट अफेयर के और ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आ जाएं, यानी कि हर चीज के लिए। अब यहां पे पैटर्न का अनुमान लगाना खतरनाक है, मैं वही कह रहा हूं। तो यहां पे अब आपको दो चीजें डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि सवालों में जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें गहराई की डिमांड तो हो रही है, तो आपको अपने सोर्स और लिमिटेड करने पड़ेंगे। यहां का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है तो अब आप क्या करें, बहुत ज्यादा पढ़ लें। कुछ सवाल ऐसे जिनको आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि अगर यहां पे किसी ग्रंथ का एक सवाल आया, अब आप उसमें कोई अगर एक ऐसी सवाल आ गया कि इसके लिए आपको एक पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो क्या वो पूरी किताब पढ़ेंगे एक प्रश्न के लिए? पॉसिबल नहीं है ना। तो आप यहां पे अब सोर्स को तो लिमिटेड करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सोर्स को लिमिटेड कर लेंगे तो उसमें गहराई में उतरना ही पड़ेगा। ये डिमांड कर रहा है यूपीएससी आपसे। उसके बाद अन्य जरूरी सीखें जो आपको ये 5 के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे तो सीसेट आ जाता है। सीसेट का पेपर आसान नहीं था, मॉडरेट से टफ की तरफ बढ़ा है। क्यों? कि ये पेपर भी लेंदी था। लेंदी के साथ साथ ये था ना कि जो माइंडसेट बन गया था कि भाई आपको तो बस इतना ही करना है, कट ऑफ के लिए नहीं निकालना, क्वालिफाई करना है। लेकिन जब आप वही सोच के चलेंगे तो क्या आप पूरे टॉपिक उतना सीरियसली ले पाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने सीरियसली नहीं लिया, मैं ये कहता हूं कि अब और सीरियस लेना पड़ेगा सीसेट को। मेरी जानकारी में 5 से 7 ऐसे स्टूडेंट अभी पिछले 24 घंटे में मुझसे मिल के गए हैं जिन्होंने बताया कि उनके 100 नंबर तक आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत किस बात की आ रही है? सीसेट में कोई 62 है, कोई 65 है, कोई 60 है, कोई 70 है, मतलब वो एक बाउंड्री पे है। तो इसका मतलब ये हुआ वहां पे खींचने की जरूरत है। आप बहुत अच्छी मेहनत कर भी जाएंगे अगर जीएस में अगले साल के लिए, तो सीसेट में चूक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा सफिशिएंसी, इन सब चीजों पे पकड़ बनानी पड़ेगी। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी की मैंने बोला की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स को स्टैटिक विषय से जोड़कर ही पढ़ना ज्यादा अच्छा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि जैसे भारत की कोई संवैधानिक इकाई है, तो उसके बारे में नियम क्या है, कानून क्या बने हैं, उसका अस्तित्व क्या है, इतिहास क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसने क्या काम किया है, और उसके
लिए क्या हम अभी अनुमान लगा सकते हैं कितना काम आने वाला है इस देश के लिए। यानी इतने सारे आयामों में जब हम करंट अफेयर में उसने कुछ किया और वो करंट अफेयर में उस चीज का नाम आया उस संवैधानिक इकाई का, तो हम उसको इतने गहराई से जब तक नहीं देखेंगे, इतने एंगल से चीजें नहीं सॉल्व होंगी। यानी कि हमें अलग अलग आयाम देखने पड़ेंगे करंट अफेयर के लिए। और इसके लिए बात ये होती है, जब आप अपने मन में ये ला लें कि करंट अफेयर का वीडियो 5 मिनट का होना चाहिए, 7 मिनट का होना चाहिए, 10 मिनट का होना चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी। गहराई तब आएगी जब आप समय देंगे। तो करंट अफेयर को आप समय देना होगा। और एक और चीज, एडिटोरियल, क्योंकि आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है मजबूत करनी है, एडिटोरियल एनालिसिस अब आपको अखबार के देखने होंगे। उसके लिए भी हम एक खास पहल आपके लिए लेकर जल्द ही आएंगे, लेकिन अखबार को कवर करना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वहां पे भारत की भूमिका क्या है, भारत के क्या इनिशिएटिव्स हैं, और वहां पे ना जो सवाल इस बार आए थे उसमें यही देखा जा रहा था कि भारत शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उसमें भारत की अब तक की क्या भूमिका रही है। तो वो उससे पूरा अब नैरेटिव हमारे सामने है कि हमें आगे भी इसको लेके चलना चाहिए। फिर उसके बाद अब जो है ना, आमतौर पर क्या होता था, जब आप भूगोल पढ़ते थे तब आप नक्शा निकालते थे, तब आप एटलस निकालते थे, लेकिन अभी आपको जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो उस दौरान भी आपको, यानी कि आईआर के लिए भी आपको नक्शा हमेशा रेडी रखना है। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको अलग से नोट्स अब जितनी भी घटनाएं हो अंतरराष्ट्रीय उसको आप अलग से मेंशन करके चलिए एटलस में, और उनको रिलेट करिए। जैसे कि इकोनॉमी से रिलेट करिए ज्योग्राफी को रिलेट करिए इंटरनेशनल रिलेशन से। और जब आप ये कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कह नहीं पाएंगे कि अभी आपने कौन सा सब्जेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, सॉरी ज्योग्राफी चल रहा है, आपके दिमाग में इकोनॉमी चल रहा है या आईआर चल रहा है। फिर उसके बाद देखें, डिफेंस और भूगोल का जुड़ाव भी देखने को मिलता है। यानी कि हम देखिए तो भारत रक्षा के क्षेत्र में दक्षिण भारत की सीमाओं में कुछ और कर रहा है, उत्तर भारत की सीमाओं में कुछ और कर रहा है, पूर्वोत्तर में कुछ और कर रहा है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेटजी है भारत की, क्यों है, भूगोल के संदर्भ में। तो वो कनेक्ट हमें करना होगा। फिर उसके बाद हम देखें सरकारी संस्थाओं के बारे में, तो उनका भी कनेक्शन क्या है, किस मंत्रालय से है, वो किस प्रकार की इकाई है, उनमें उनके बदलावों का इतिहास क्या रहा है, अभी का बदलाव क्या हुआ है। फिर नैतिकता की तैयारी, एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। पेपर 4 हमने क्या कहा था शुरू के पहले 5 पॉइंट में भी, कि अब आपको इस बात पे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से सवाल आ सकता है। आधे आधे पेज के क्वेश्चन थे। दिक्कत इस बात की भी थी, एक चुनौती ये भी रही कि आधे पेज के क्वेश्चन पढ़ने में इतना समय लग गया आप लोगों को। चलिए, तो यहां पे अब मेंस की तैयारी मैं इसीलिए कह रहा हूं, और जरूरी है कि आप समय रहते पूरी कर लें, प्रीलिम्स के लिए वो काम आएगी। फिर टेस्ट सीरीज की बात करें, देखिए पूरी तैयारी के बाद जिन्हें अगले साल एग्जाम देना है टेस्ट सीरीज लगाएंगे। हमने 3 चीजें बताई थी। क्या बोला था, सबसे पहले सिलेबस देखना होता है, जनरल अप्रोच है, पीवाईक्यू देखना होता है। अब उसमें बेंचमार्क आपका 2026 का प्रीलिम्स का एक पेपर हो चुका है। तीसरी बात, पढ़ाई जो करेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज भी तो लगानी है। तो टेस्ट सीरीज सोच समझ के लगाइएगा, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हों जैसे अब यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे कि उसने 3 स्टेटमेंट वाले लगभग आधे सवाल पूछ लिए, और उसमें भी बाकी भी जो सवाल है उसमें भी कई स्टेटमेंट वाले थे। तो 1 लाइनर क्वेश्चन तो बहुत ही लिमिटेड बचे हैं। प्लस एलिमिनेट करने में अब आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस बार के पेपर में देखें तो अगर 75 सवाल ही जो डुएबल थे, तो उसमें भी आप उन सवालों पे ज्यादा ध्यान रखें जहां पे 50-50 चांस है वहीं तक बढ़ें, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत ना करें। यानी कि अब आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने की ज्यादा कोशिश करनी है, ब्लफ नहीं मानना है आगे चल के। अब अगली बात, टाइम मैनेजमेंट। मैंने क्या कहा, पेपर बड़ा है, प्लस एक सवाल में जब कई आयाम रहेंगे, कई विषयों को इंटरलिंक करके पूछेगा, तो आपको उसको सोचने में, प्रोसेस करने में समय लगेगा। तो वो चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके पढ़ाई करने का अप्रोच हो, उस अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। तो पेपर पढ़ने में लंबा था, तो ऐसे में अब आपको स्पीड अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आप कम समय में कैसे पेपर को पढ़ें और उसको पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप में से कई लोग बैक बेंचर भी होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई क्या होती है ना, वो ये नहीं होती कि आपको क्लियर करना है, कोई कट ऑफ मार्क आएगा, आपको तो पास होना है, आपको अगले साल की जाना है। तो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो
एग्जाम के एक रात पहले ही पढ़ते हैं। कई दोस्त इकट्ठे हुए, एग्जाम के एक रात पहले इकट्ठे हुए, बोले कि आज रात भर पढ़ेंगे, कल पेपर देंगे, पास हो जाएंगे, और ऐसे होते भी हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए, उन्हीं में से, उन्हीं ग्रुप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात भर जग के पढ़ तो लेते हैं, और उन्हीं में से एक दो को नींद लग जाती है, वो नहीं जग पाते। तो एक रात की पढ़ाई में भी पास होने के लिए रात को जगना पड़ जाता है। यानी कि अगर समय कम है तो समय का सबसे बेहतर उपयोग करना पड़ेगा। तो अब आपके एग्जामिनेशन हॉल में हर साल समय कम रहने वाला है, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और ये बात आप जिन्होंने पेपर दिया है उन्हें भी पता है, जिन्हें पेपर देना है वो देख के समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात की गहराई को समझिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जितना समय है उसका अभ्यास अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करके अब उसके डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपको वो सारी चीजें ऐसा नहीं कि छोड़ देनी है। अभी तक जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते आ रहे थे या आपको पढ़नी है, क्या आप बाजार में कोई ऐसी बुक लेके आ पाएंगे कि जिससे इस तरह के सवाल पूछ ले जाए? असली अप्रोच तो ये ना कि सीधे सवाल नहीं आएगा, और ये अप्रोच कैसे होगा? आपकी अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, निगेटिव मार्किंग की रणनीति को नए सिरे से बनाना होगा, ज्यादा प्रश्न हल करने की तरफ नहीं बढ़ना है। और मैंने क्या कहा था कि एक रात में भी जो लोग कॉलेज के एग्जाम में पास हो जाता है, मैं उसको यूपीएससी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस एक रात के लिए भी आपका मानसिक संतुलन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो इस यूपीएससी के एग्जाम में भी यही है, घबराना नहीं है। आपके पास अभी आगे आने वाले सालों के लिए समय है, जिन्हें 27 में 28 में देना है, उनके लिए स्पेशली तौर पे। और जो इस बार निराश हुए हैं अपने एग्जाम से, तो उनके पास एक चीज का मौका है, वो है समय। जो समय अब आपके पास है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? आप अपनी रणनीति खुद बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने अनुभवों से रणनीति बनाइए, इनमें से जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं उन पॉइंट्स को लीजिए, उसके साथ अपनी रणनीति बनाइए। लेकिन जो बेसिक कुछ चीजें हैं तो हैं, उन्हें तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आखिरी बात में आऊं तो यूपीएससी ने क्या घोषणा कर दी है कि अब रटने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि हम पहले से समझते थे, अब सोचने वाला, जोड़ने वाला और लागू करने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो सवाल जितने भी मुश्किल आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन तो उतने लोगों का होगा ही। लेकिन ये बात मैं समझता हूं कि जब मेहनत करने से कोई डर ही नहीं रहा है, तो ये यही चाहता है ना कि मैं मेहनत करूं, बिल्कुल करूं, पर मेहनत करने के बाद लगे तो कि हाँ ये पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। ये तब लगेगा जब आपको पूरा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा इस 2026 के बेंचमार्क के हिसाब से। तो सारी बातों का सार यही था कि प्रश्न पत्र को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं उनको नोटिस कीजिए, जो बातें आपको लगती हैं उनको नोटिस कीजिए, और अब आगे के लिए मूव ऑन कीजिए। प्लस दूसरी बात यह है, जिनके अटेम्प्ट शायद खत्म होने की ओर हैं या खत्म हो रहे हैं या हो चुके होंगे, उसके लिए मुझे खेद भी है। प्लान बी की तरफ भी नजर बना के रखिए, क्योंकि प्लान बी या कुछ ऐसे विकल्प आपके पास हों जो आपका साथ दे सकें, जो आपको डराए ना। क्योंकि इस एग्जाम, जब पेपर इतना टफ है, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम में से है, तो आपके अंदर एक डर ये भी तो आ सकता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो वो विकल्प आपके पास होना चाहिए। दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम से लड़ने के लिए आपको मानसिक रूप से भी उतना ही मजबूत रहना पड़ेगा। तो सारी बातों को खत्म करने के साथ एक जरूरी जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के साथ में, चाहे यूपीएससी के लिए, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या जुडिशरी एग्जाम के लिए, या टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उनके लिए 50% की छूट का एक स्पेशल ऑफर आया है। और ये बहुत सीमित समय के लिए है, ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। इस ऑफर का लाभ कैसे आप उठा सकते हैं, इसके लिए या तो आप हमें सीधे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको अपने जो भी जरूरत के कोर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने चूज कर लीजिए कोर्स को, और उसके साथ ही तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो सारी बातों का सार यह है कि हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अधिक जानकारी के लिए, आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।